फिल्म की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर कॉनी के साथ, जो एक वीडियो गेम में वर्चुअल प्लेन उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बेचारा इतना बुरा पायलट होता है कि प्लेन सीधा क्रैश कर जाता है। तभी उसकी बेटी आती है और उसे याद दिलाती है कि आज उसका बर्थडे है और कॉनी ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे बाहर ले जाएगा। जब कॉनी पूछता है कि उसे गिफ्ट में क्या चाहिए तो वो एक घोड़ा मांगती है। ये बात सुनते ही कॉनी के चेहरे पर ऑकवर्ड स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल हालत देखकर ऐसा गिफ्ट देना नामुमकिन लगता है। कॉनी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में सेल्समैन है, जहां वो गैजेट्स, टीवी और अप्लायंसेस के बारे में काफी एक्सपर्ट है, लेकिन उसकी इनकम ज्यादा नहीं है। ऊपर से हाल ही में उसका डिवोर्स भी हो गया है, लेकिन वो हर हफ्ते अपनी बेटी से मिलने जाता रहता है। जब वो अपनी बेटी को एक्स वाइफ के घर छोड़ता है तब हम मिलते हैं मिलो से, जो उसकी एक्स वाइफ का नया हस्बैंड है। मिलो एक अमीर पायलट है जिसके पास एक बड़ा फार्म है जहां घोड़े भी हैं, बिल्कुल वही चीज जिसके लिए कॉनी की बेटी सपने देखती है, पर कॉनी ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी दौरान शहर के दूसरे कोने में एक अंधेरी पार्किंग गैरेज में एक बड़ी क्रिमिनल डील चल रही होती है। कुछ ड्रग डीलर एक बड़े डफेल बैग के साथ पहुंचते हैं जिसमें 30 किलो हाई ग्रेड नशा होता है। उनकी मीटिंग एक माफिया गैंग से होती है जो यह सौदा बिटकॉइन के जरिए करना चाहता है ताकि बैंकिंग सिस्टम की नजर से बचे रहें, लेकिन पुलिस पहले ही उनके पीछे लगी होती है। महीनों से उनके कॉल्स ट्रेस हो रहे होते हैं और हर मूव मॉनिटर किया जा रहा होता है। डील पूरी होने से पहले ड्रग सप्लायर्स बायर्स का पैसा वेरीफाई करने के लिए पहले सिर्फ 1 किलो का सैंपल देते हैं, बाकी के 29 किलो वे अपनी गाड़ी में लॉक करके रखते हैं ताकि कुछ गड़बड़ हो तो नुकसान कम हो। जब पुलिस यूनिट्स ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने निकलती हैं तो क्रिमिनल्स को कुछ गलत एहसास हो जाता है। ड्रग सप्लायर्स तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं 29 किलो वापस सिक्योर करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही अंधेरे से एक अनजान शख्स सामने आता है। वह सीधे ड्राइवर के पास जाता है, एकदम शांत और सटीक तरीके से गोली चलाता है और ड्राइवर वहीं मर जाता है। अगले ही पल पूरे गैरेज में अफरा तफरी मच जाती है। इस हंगामे के बीच वही राजदार शूटर वह बैग उठाता है जिसमें 29 किलो नशा होता है और अपनी कार में रख देता है। उसी वक्त पार्किंग गैरेज में एक आम आदमी भी मौजूद होता है। वह पूरी गोलीबारी और चोरी अपनी आंखों से देखता है। पैनिक के बावजूद वह अपना फोन निकालता है और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। शूटर, जो पहले से ही हाइपर अलर्ट और पैरानॉइड होता है, तुरंत नोटिस कर लेता है कि कोई उसका वीडियो बना रहा है। एक सेकंड में उसे समझ आ जाता है कि अगर यह फुटेज लीक हो गई तो उसका पूरा ऑपरेशन बर्बाद हो जाएगा। वह तुरंत अपनी डायरेक्शन बदलता है और विटनेस के पीछे दौड़ पड़ता है। अब फिल्म का मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। सीन कट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पर, जहां कॉनी अपने कस्टमर को गैजेट्स के बारे में समझा रहा होता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, ऑडियो आउटपुट, रिफ्रेश रेट, सब कुछ इतनी कॉमनली एक्सप्लेन करता है कि कस्टमर्स जेन्युइनली इंप्रेस्ड होते हैं। स्टोर बंद होने के थोड़ी देर पहले एक डायना नाम की कस्टमर आती है। उसे हेडफोन चाहिए होते हैं। कॉनी उसे एक बेहतर मॉडल सजेस्ट करता है, कहता है कि डेसिबल आउटपुट और साउंड क्वालिटी दोनों सुपीरियर हैं और प्राइस भी अफोर्डेबल है। डायना उसके ऑनेस्ट सजेशन से खुश होती है और वही हेडफोन ले लेती है। स्टोर बंद होने के बाद मैनेजर कॉनी से एक फेवर मांगता है और कहता है कि एक कस्टमर को अर्जेंटली टीवी इंस्टॉल करवाना है। कॉनी हमेशा की तरह बिना सोचे हाँ कर देता है। वह अपना टूल किट लेकर कस्टमर के घर पहुंचता है। वह कहती है कि टीवी का पूरा सेटअप भी कर देना। फिर वह किसी काम से बाहर चली जाती है। कॉनी अपने हेडफोन पहनकर काम में लग जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इसी घर के दूसरे कमरे में मौत का खेल चल रहा है। यह उसी आदमी के घर में होता है जिसने गैरेज का पूरा सीन रिकॉर्ड किया था। शूटर उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। कॉनी के पीछे खड़ा होकर वह शूटर उस आदमी को गोली मार देता है और फिर वहां से भाग जाता है। मरने से पहले वह आदमी अपना मोबाइल फोन छिपाकर रख देता है, ऐसी जगह पर जहां कोई तुरंत नहीं ढूंढ सकता। यही फोन बाद में कॉनी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। कॉनी बेचारा बिल्कुल अनजान अपना इंस्टॉलेशन का काम फिनिश करता है, हेडफोन उतारता है, टूल्स पैक करता है और निकलने के लिए घर के अंदर से गुजरता है। तभी उसकी नजर मरे हुए आदमी पर पड़ती है। कॉनी एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, कॉल करे, भागे या बस खड़ा रहे। इसी बीच सिसिलिया वापस घर आ जाती है। वह अंदर आती है और अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखती है, जबकि कॉनी उसके पास खड़ा होता है। कुछ मिनट में पुलिस आ जाती है और कॉनी को अरेस्ट कर लेती है। कॉनी बार बार समझाता है कि वह बस टीवी इंस्टॉल करने आया था, लेकिन वह पुलिस का प्राइम सस्पिशन बन जाता है। घर में फोर्स एंट्री का कोई साइन नहीं होता और उस वक्त घर में और कोई था भी नहीं। पुलिस बिना ज्यादा सोचे समझे उसे कस्टडी में ले लेती है। कोर्ट उसके लिए एक पब्लिक डिफेंडर अपॉइंट करता है जो क्लियरली काम के बोझ से परेशान और कॉनी की कहानी पर शक में है। हर प्रूफ कॉनी के खिलाफ जाता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड जीरो होने के बावजूद उसे ट्रायल का इंतजार करने के लिए जेल भेज दिया जाता है। उसकी जिंदगी एक पल में पूरी तरह तबाह हो जाती है। कॉनी एक शरीफा आदमी होता है और जेल के झील माहौल में उससे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। कॉनी को लॉन्ड्री की ड्यूटी मिलती है। वहीं उसकी मुलाकात 2 और कैदियों, नरेंद्र और मूसा, से होती है। दोनों जेल से भागने की एक योजना बना रहे होते हैं। उनका प्लान था वॉशिंग मशीनों के पीछे बने एक टनल के जरिए भागना और किसी पायलट की मदद से देश छोड़ देना। कॉनी चुपकर उनकी बातें ध्यान से सुनता है। धीरे धीरे उसे प्लान की सारी डिटेल्स, जैसे कौन कब निकलेगा, टनल कहां तक जाता है और फ्लाइट का शेड्यूल क्या है, सब पता चल जाता है। अपने वकील से मीटिंग के दौरान कॉनी उसे एक इंपॉर्टेंट बात बताता है कि उस मरे हुए आदमी ने मरने से पहले किसी फोन का जिक्र किया था। वकील एविडेंस लॉग चेक करता है पर वहां कोई फोन लिस्टेड ही नहीं था। ये सुनकर कॉनी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है, लेकिन वह फैसला कर लेता है कि वह टनल का इस्तेमाल करके जेल से भागेगा और वह फोन ढूंढ कर लाएगा। लॉन्ड्री रूम में जब कुछ देर के लिए गार्ड नहीं होता, कॉनी मौका देखकर टनल में घुस जाता है। वह तंग अंधेरी टनल में क्रॉल करके आगे बढ़ता है और आखिरकार बाहर निकल आता है। बाहर निकलकर वह कपड़े बदलता है और सीधे सिसिलिया के घर पहुंचता है। वह घर के अंदर हर जगह फोन ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी सिसिलिया वापस आ जाती है। वह कॉनी को देखकर चौंक जाती है। कॉनी उससे समझाता है कि उसके हस्बैंड ने मरने से पहले फोन का जिक्र किया था
और मुझे लगता है उस फोन में कुछ एविडेंस हैं। वह कहता है कि अगर फोन मिल जाए तो मुझसे संपर्क करना, और फिर वह तुरंत टनल के जरिए वापस जेल लौट जाता है। लेकिन वह बहुत गलत समय पर टनल से निकलता है। लॉन्ड्री रूम में नरेंद्र और मूसा मौजूद होते हैं और वे कॉनी को अपने टनल से निकलते हुए देख लेते हैं। दोनों ये देखकर गुस्से से पागल हो जाते हैं। कॉनी बचने के लिए सीधे वॉशिंग मशीन के अंदर घुस जाता है। मूसा बिना समझे मशीन का ढक्कन बंद कर देता है और वॉश साइकिल